चलो भाई, लेक्चर नंबर 8 बात करते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस देख रहे हैं, या कंडक्टेंस की देख रहे हैं डिपेंडेंस कि कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, शायद लास्ट क्लास में आपने डाली भी होगी, ये डाली है ना हेडिंग, ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो मैं बना देती हूँ फिर से, आप लोग ने बनाया हुआ है तो ठीक है। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड और लैम्डा ई क्यू और जी विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ खींचा जा रहा है। लैम्डा ई क्यू, लैम्डा एम या जी, तीनों का एक ही तरीके का आता है। कैसा ग्राफ है, इधर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, रूट सी लिया हुआ है इधर कॉन्सेंट्रेशन में, अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रही है तो इधर डाइल्यूशन कम होगा, डाइल्यूशन अपोजिट चलता है, डाइल्यूशन का मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो अगर इधर से इधर आओगे, ग्राफ को देखोगे, ग्राफ को इधर से इधर देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ग्राफ को इस तरफ से इस तरफ देखोगे तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का मिलता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, अगर इस ग्राफ को पीछे की तरफ मिलाएं तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 0 है। इस 0 कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हम बोले तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आएगी वो लैम्डा एम नॉट आ सकती है, या क्या बोल सकते हैं इसको, लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू नॉट बोल सकते हैं, लैम्डा ई क्यू नॉट भी बोल सकते हैं इस वाली को, इस पॉइंट को, है ना। और ग्राफ हमने खींचा है लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू या किसके बीच में, जी के बीच में। ये जो लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये आता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये लाइन किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, इन सब के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा विद नेगेटिव स्लोप। और जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा आपका। अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन इस तरफ बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं धीरे 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 इसकी लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ये लैम्डा एम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी डाइल्यूशन अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, इधर अगर ला रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम हो रही है, यानी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। डाइल्यूशन अगर मैक्सिमम पे कर रहे हैं हम लोग तो हम लोग देखते हैं लैम्डा एम की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है कि ये एक तो स्ट्रेट लाइन का मिल रहा है और ये दूसरा ग्राफ है, और इसमें ये भी है कि इस ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि ये वाई एक्सिस से कभी भी टच नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये ग्राफ किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, और ये वाला ग्राफ जो है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टच करने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे जा रहा है इसका मतलब हम लोग लैम्डा एम निकाल पा रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट से, ग्राफ से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना एक्सपेरिमेंट से डिफिकल्ट है, ग्राफ से डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ग्राफ मिलता हुआ सा नहीं दिखता है, ये इस एक्सिस में मिलता ही नहीं। इस एक्सिस में जब मिलेगा तभी कॉन्सेंट्रेशन 0 और डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। इस पॉइंट को अगर हम बोले तो हम बोलेंगे इस पे कॉन्सेंट्रेशन 0 है और डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है इस पॉइंट पे। तभी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम नॉट और इक्विवेलेंट को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा ई क्यू नॉट। ये ग्राफ में अगर आपके कुछ रह गया हो तो बना लीजिए, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं।
गर्मी लग रही है ना? ग्राफ बना लिया। अब करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ मिल रहा है अपने को कैसा, किस तरीके का ग्राफ मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे या उल्टा कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, वैसे वैसे हम लोग देखते हैं लैम्डा एम, लैम्डा एम, लैम्डा EQ या जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही देखने को मिलता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा EQ की और जी की वैल्यू बढ़ती है। यानी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और जी क्या होता है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक में भी यही देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके लिए एक वो दिया था, क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन दी थी, उसको हम लोग कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम है अच्छा सा डेबाई ऑन-साइगर इक्वेशन। इन्होंने क्या दे दी थी, ये केवल याद रखेंगे किसके लिए है, ओनली लिखा हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए ही है, केवल वीक में नहीं लगाएंगे ये इक्वेशन। डेबाई ऑन-साइगर इक्वेशन दी थी, डेबाई ऑन-साइगर ने, क्या थी इक्वेशन, नोट कर लिया आपने? डेबाई ऑन-साइगर इक्वेशन करा दे, एक बार जेई में सवाल आया है। हो गई, सैगर सैगर सैगर, सागर बोल दो आप तो, डेबाई ऑन, हक्कल भी है, डेबाई हक्कल, डेबाई हक्कल। इक्वेशन है लैम्डा एम किसी कॉन्सेंट्रेशन सी पे, ये इक्वल होता है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, माइनस ए रूट सी। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से अगर कर दो, और y की जगह पे ये किसी कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम ले रहे हैं हम लोग, और x की जगह पे हमने x एक्सिस पे क्या लिया था, रूट सी लिया था, तो जो आपका स्लोप होगा m होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल हो जाएगा ना स्लोप, तो स्लोप हो गया माइनस ए, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपका लैम्डा एम, है ना। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा एम नॉट क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, और आपका लैम्डा एम सी और ये रूट सी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है।
जिसका आपका स्लोप कितना आया है, -a। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी सी कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी है, उन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है डेबाय-ऑन-सैगन ने। तो ये इक्वेशन क्या है, इसमें मतलब कुछ समझना नहीं, याद ही करना है। लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। सी कॉन्सेंट्रेशन है और उसी कॉन्सेंट्रेशन पे ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग बोलते हैं इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, या इसी को दूसरा नाम देते हैं हम लोग लिमिटिंग। दूसरा नाम इसका क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा नाम है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक ही बात है, लैम्डा एम नॉट की बात है। EQ में भी सेम यही लगा सकते हैं, सेम इक्वेशन चलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के EQ के लिए भी। इक्विवेलेंट अगर है तो उसके लिए भी यही इक्वेशन लग जाएगा, मोलर के लिए भी यही इक्वेशन लग जाता है सेम। value of A depends on electrolyte, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड फॉर अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है उसके ऊपर किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, ए की वैल्यू डिपेंड करती है। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में एक खास बात और है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखो आप, डाइल्यूशन जब ज्यादा बढ़ जा रहा है, मान लो यहां से यहां इधर आ रहे हैं, यहां से यहां, ठीक है, यहां से अगर यहां तक आ रहे हैं, 2 पॉइंट अगर लेते हो, मान लो ये एक पॉइंट ए ले लिया, बी ले लो, और ये एक पॉइंट सी ले लिया, ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो बी से सी तक कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, बी से सी तक। मान लो ये बी पे कॉन्सेंट्रेशन है और ये सी ना लेकर के कुछ और ले लो, सी कॉन्सेंट्रेशन को ही बोल रहा है ना, ये ए पे कॉन्सेंट्रेशन है सी, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, सीबी से सीए कर रहे हैं या डाइल्यूशन कर रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ा रहे हैं सीए से सीबी, या बोल दो सीबी से सीए कम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, सीबी से सीए तक आ रहे हैं हम लोग। अगर यही चीज हम सीबी से सीए तक इसमें आए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे देखो अगर, तो मोलर कंडक्टिविटी में कितने का चेंज आ रहा है, यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक अगर आ रहे हो कॉन्सेंट्रेशन में, तो मोलर कंडक्टिविटी का चेंज इतना दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू
ये सब लोग समझ पा रहे हैं? लैम्डा एम में चेंज इतना आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इतनी चेंज हो रही है, ठीक। डाइल्यूशन इतना बढ़ा रहे हैं, सेम इतना डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो लैम्डा एम में चेंज इतना बड़ा आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप बात करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो कॉन्सेंट्रेशन Cb से कितनी कर रहे हैं, Ca कर रहे हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से इस पॉइंट से B से A तक ही आ रहे हैं, तो हम लोग को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, कितने का ही तो चेंज आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन अगर सेम रखते हो तो लैम्डा एम में चेंज कम आ रहा है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन जब ज्यादा हो रहा है, इधर की तरफ डाइल्यूशन बढ़ रहा है, जब डाइल्यूशन बढ़ रहा है तब उस टाइम पे चेंज बड़ा आ रहा है ना, ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम लोग टेंस टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन होते हैं, मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आसपास होते हैं, बड़ी वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ जाता है, मतलब ग्राफ का इधर वाला पार्ट, इस तरफ वाले पार्ट की अगर बात करें, इधर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इस तरफ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आसपास जब हम होते हैं तो चेंज इन लैम्डा एम इज लेस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेंज क्या होता है, ज्यादा। दोनों का डिफरेंस क्यों आया, इसका रीजन समझते हैं। एक ये स्टेटमेंट आ सकता है कि ये चीज होती है, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। दूसरा, इसका रीजन क्या है, ये जो लैम्डा एम है या लैम्डा EQ है या G है, कंडक्टेंस, ये सब डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप चाहे उसमें सॉल्यूशन में ज्यादा पानी डालो या नहीं डालो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है पहले से ही। जैसे मान लो उसके हमने शुरू में 100 मोल्स लिए और उसमें 1 लीटर पानी था सॉल्यूशन में, अब वो 100 के 100 मोल्स डिसोसिएट हो रहे थे, है ना, स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं हम उसको। अब हमने उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो हो सकता है कि पहले 100 के 99 हो रहे हैं, अब 100 के 100 होने लगे हो, है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अब अगर 100 मोल्स ही हैं तो 100 से ज्यादा तो डिसोसिएट होंगे नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ज्यादा डाइल्यूशन की जरूरत नहीं, कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ आयंस इतने कोई ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो टूटे हुए हैं, पहले से आयंस में वो डिसोसिएटेड है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका हम लोग बोलते हैं कि डिसोसिएशन कम होता है। वो जैसे 100 मोल्स आपने लिए तो वो 40 मोल्स उसके टूटे हैं आयन से। ए भी लिए हमने 100 मोल्स, 40 उसने बनाए A+ और 40 उसने बनाए B-, यानी कि 40 मोल्स उसके डिसोसिएट हुए हैं। तो 60 मोल्स ए भी वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ही आप उसमें और पानी ऐड करोगे, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाते ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन तेजी से बढ़ता है। तो वहां पे जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो आयंस का नंबर, अब जो 60 बचे हुए थे ना, उसमें से भी और तेज तेज डिसोसिएट होंगे। और जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन कम और डाइल्यूशन ज्यादा करते जाओगे, वैसे वैसे उसका डिसोसिएशन और तेज होता जाएगा। तो इसीलिए उसमें चेंज हमें ज्यादा देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग में चेंज हमको कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पहले से ही डिसोसिएटेड है। स्ट्रॉन्ग जो है वो पहले से ही डिसोसिएटेड है, डाइल्यूशन से थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए लैम्डा एम की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जा रही है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग को क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ये अब यहाँ पे डाइल्यूशन मैक्सिमम होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला, तो कॉन्सेंट्रेशन 0 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही बात होती है।
तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होने वाली है, इतने पास आ गए, और डाइल्यूशन क्या होने वाला है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे चेंज वीक वाले ग्राफ में ज्यादा देखने को मिल रहा है लैम्डा एम में, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, छोटा चेंज देखने को मिलता है। रीजन क्या है, एक लाइन में आप रीजन बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, डाइल्यूशन से उसके डिसोसिएशन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो पड़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा, बल्कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से बहुत ज्यादा डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ आयंस एकदम से बढ़ते हैं। इसीलिए जहां जहां डाइल्यूशन पास आ रहा है ना, जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास आ रहा है वीक का ग्राफ, वैसे ये तेजी से सीधा हो जाता है, ये इससे नहीं मिलता है, कैसे हो जाता है, बिल्कुल तेजी से बढ़ता है। जितना इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास ले जाएंगे, ग्राफ एकदम से ऐसे इंक्रीजिंग हो जाता है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाता है, इससे कभी मिलेगा नहीं, इंक्रीजिंग हो जाता है। इसीलिए वीक के लिए लैम्डा एम नॉट कैलकुलेशन डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज बहुत तेज होगा। क्लियर है बात, तो रीजन लिख लीजिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट degree of dissociation is not so much affected as in case of weak electrode. Because strong electrolyte is already dissociated. Already dissociated completely. स्ट्रॉन्ग हम बोलते ही इस बेसिस पे है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। मान लो 99 अगर उसके 98 मोल्स टूट रहे हैं पहले से, अब आपने पानी उसमें बढ़ा दिया तो 2 मोल और टूट जाएंगे। जब टोटल 100 है तो 100 से ज्यादा तो नहीं टूट सकते। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो पहले 40 टूट रहा था और फिर एकदम से 80-90 टूटने लगा, तो चेंज उसमें ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। क्या कर दे, बढ़ा दे, कम कर दे, चलो नोट कर लिया। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगला पॉइंट लिख लो इसमें, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये नोट हो गया क्या, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट we can calculate lambda m naught or lambda eq naught by experiment, but for weak not calculated, because this graph never meets with y axis. y एक्सिस पे जब मिलेगा तभी तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कभी मिलता ही नहीं इससे। ग्राफ से निकालना है तो तभी वैल्यू निकाल सकते हैं।
पहले इनकी बहुत फाइन डिटेल ऐसे जेईई मेंस में नहीं आती थी, लेकिन अब क्या धीरे धीरे लेवल अप करते करते कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए। फिर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाहिए ही चाहिए, पता ही चाहिए। अब देखो हम लोग अगर बात करें ए की बात करो, तो ए की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट है आपका CaSO4, है ना, तो ये CaSO4 बना होता है Ca+2 प्लस SO4-2, है ना। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं बाई वैलेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बाई वैलेंट। दो प्लस टू दोनों का है, +2 -2, है ना, तो दोनों +2 वाले हैं, दोनों 2 वाले हैं, तो बाई वैलेंट बोलते हैं। अगर जैसे मान लो NaCl है तो क्या बोल दोगे इसको, नाम क्या दे दोगे? मोनो नहीं बोलते, यूनी। CaSO4 हो जाएगा तो Ca और Cl2 हो गया, तो क्या बोल दोगे? CaCl2 को क्या बोलेंगे? ये Ca+2 और किससे मिलके बनेगा? Cl- से, तो क्या बोलोगे? बाई, ऐसे भी लिखते हैं इसको ब्रैकेट में, +2 - 2, ऐसे भी लिखते हैं सॉल्ट को, +2 - 2। NaCl को +1 - 1, CaCl2 सॉल्ट को लिखना है +2 - 1, ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं कंडक्शन के टर्म्स में। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, +1 - 1 इलेक्ट्रोलाइट। जैसे 4 इलेक्ट्रोलाइट दे दिया आपको, पूछे कौन सा +1 - 1 इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या देखना है अपने को? चार्ज देखना है। अगर दोनों पे कैटायन एनायन दोनों पे +1 है, तो क्या हो गया? यूनिवैलेंट हो गया, और उसको +1 - 1 में बोल सकते। क्या? CaCl2 क्लोरीन तो -1 होता है, और कैल्शियम +2 है। छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं। कॉलरॉश लॉ हो ही गया था आपका। चलिए कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें स्क्रॉल करो, देखो कोई ऐसा ग्राफ दिखे तो बताना। मिल गया? चलिए एक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड कर लीजिए थोड़ा सा। हर इंच बोर्ड पे देखिए, भूल जाते हो क्या तुम लोग क्लास में हो? हैं? भूल ही जाते हो लगता है। किसी दिन ये ना बोल देना मैम इनविजिबल है, दिख ही नहीं रही हूँ। मैम तो दिख ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ? फिर ऐसे ही बोल दोगे। बहुत बदमाश बच्चे हैं ये, बहुत ही ज्यादा बदमाश है।
ये वैल्यू दे रखी है, लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है 150 और 100 दे रखा है ना, और रूट ऑफ सी दे रखा है 0.1 एंड 0.15 ऐसे दे रखा है। तो पूछना क्या चाह रहे हैं? केसीएल के लिए ये बनाया है। अब स्ट्रेट लाइन है तो वैसे ही समझ आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कोई। If higher concentration of KCl solution, ये क्या क्वेश्चन? ढंग से ग्राफ तो बना लो, ग्राफ तो सही है, क्वेश्चन तो पढ़े। For higher concentration of KCl solution, resistance of conductivity cell is 100 ohm. क्या लिख रहे हैं? For higher concentration, हायर concentration मतलब ये वाला है ना, for higher concentration of KCl solution, resistance of conductivity cell is 100 ohm. रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। देन रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, देन रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ सेम सेल with dilute solution is x ohm। x की वैल्यू निकालनी। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं और ज्यादा है ना, तो पहले इधर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ज्यादा वाली है, अब कम वाली होगी तभी इधर डाइल्यूशन होगा। तो हम बोलेंगे कि ये वाला सॉल्यूशन और ये वाले सॉल्यूशन में अगर कंपेयर करें तो ये वाला ज्यादा डाइल्यूट होगा, यानी कि ये जो बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन बन रहा है इसका रेजिस्टेंस निकालना है, और इस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, और इसके लिए एक्स वैल्यू है वो निकालनी है आपको, और सेल सेम है यानी कि L/A सेम होगा। कोशिश कीजिए। लैम्डा एम की वैल्यू दोनों के लिए पता है आपको, 100 और 150। लैम्डा एम का फॉर्मूला लगा के देखिए, कोशिश करिए। लैम्डा एम का फॉर्मूला पता है ना सबको? क्या होता है लैम्डा एम का फॉर्मूला? क्वेश्चन सबने नोट कर लिया था? लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था? कप्पा एन था, एम था, एम ही दे रखा है आपका कॉन्सेंट्रेशन का, लेकिन रूट दे रखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। रूट ऑफ सी दे रखा है 0.15 एंड पॉइंट जो भी दे रखी है आपकी। कप्पा की वैल्यू क्या होती थी? 1/रो, और रो की वैल्यू क्या होती थी? हाँ, RA/L। ये आ जाएगी, सही है। तो रो की वैल्यू आ गई RA/L, तो 1/रो की वैल्यू आ गई L/RA। ठीक है, अब देख लो अपने को दो वो दे रखे हैं लैम्डा एम। अगर हम लोग देखें तो सेल सेम है, सेल अगर सेम है तो L/A क्या होगा? दोनों केस में सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो L/A सेम हो गया,
1000 एक वैल्यू है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। आर निकालना है, एम की वैल्यू अलग अलग है, लैम्डा एम की वैल्यू अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अगर ये सब कांस्टेंट है, एल बाई ए और 1000 ये सब कांस्टेंट है, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, लैम्डा एम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आर एम कह सकते हैं, बोलो। तो पहले केस में लैम्डा m1 बाई दूसरे केस में लैम्डा m2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 कॉन्सेंट्रेशन C1 और ऊपर क्या आ जाएगा R2 कॉन्सेंट्रेशन C2, ये आ जाएगी। ठीक है, अब पहला किसी को मान लो, दूसरा किसी को मान लो। पहला वाला क्या है, ये वाला है 0.15 है, ये कॉन्सेंट्रेशन का रूट है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालोगे ये है रूट C इज इक्वल टू 0.15, तो C क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 स्क्वायर 225 होता है, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा क्या, कितना आ जाएगा। और यहाँ पे अगर निकाल लें, ये रूट C है तो स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, C कितना बनेगा, कितना बन जाएगा। तो एक कॉन्सेंट्रेशन इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, है ना, और इसके हिसाब से ये जो लैम्डा 1 है इसको 1 मान लो ये वाले को, और ये वाले को क्या मान लो, 2 मान लो। अब वैल्यू रख दो, R पहले का पता है, ये वाले के लिए R पता है, R1 पता है आपको, ये वाले के लिए R1 पता है आपको 100 ओम। बाद में डाइल्यूशन हो रहा है ना, बोला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए X है, तो डाइल्यूटेड का मतलब ये वाला है बाद वाला। अब वैल्यू रख के निकाल के मेरे को बताइए, बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ये सारी वैल्यूज नोट करके करिए जरा, निकालिए ये वाले के सब वैल्यू नोट कर लो। अब वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा m1 हमने क्या माना था, लैम्डा m1 100 लिया है और दूसरा वाला 150 ले लिया है, पहला वाला रेजिस्टेंस 100 लिया है ना, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी पहले वाली, ये आई थी, R2 निकालना है अपने को, और C2 कितनी थी, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.25 आ जाएगा ना, तो ये डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कर लो क्या, 100 ले लिया ना, हाँ R1 की वैल्यू, R2 कितना आ जाएगा, सही है, कैलकुलेट कर लो अब कितना आ जाएगा, मुझे नहीं पता तुमसे, ये तो 15 आ जाएगा और 150 आना चाहिए, 150 आना चाहिए, आपको 150 आ गया, हमारी कैलकुलेशन से तो 150 आया, क्या हुआ 225 को 15 से कट कर दिया तो 15 आ गया, देख लो, फिर अगले टॉपिक पे चलें। वन 150 तो मैं भी कह रही हूँ, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया,
कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आया कैसे करना है, क्या करना है। 2019 में डेबाय-ऑन-सैगर इक्वेशन में ए पूछा था, इक्वेशन स्ट्रॉन्ग का ग्राफ दे करके स्लोप उसमें निकालने के लिए वैल्यूज दी हुई थी, ए की वैल्यू पूछी थी, है ना। और अभी वो 1920 में शायद पूछा था, और अभी 2019 या 20 में फिर कुछ कुछ और ऐसा कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट वाला पूछा। अब 25 में देखो सीधे सीधे क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट दे करके ग्राफ दे करके आपसे क्या करवा लिया, क्वेश्चन ही निकलवा लिया। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन में आगे बढ़ रहे हैं। पहले बिल्कुल नहीं पूछते थे, पहले केवल ये पूछते थे किसमें इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, किसमें इंक्रीज कम हो रहा है। फिर ग्राफ पूछना शुरू किया, फिर ग्राफ में अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या हुआ गरिमा, कोई दिक्कत है? 140 आ रहा है, देखो सही करो बहन। आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। आयंस का कंडक्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलो कोई सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट है आपका ए बी इलेक्ट्रोलाइट, और वो टूटता है ए प्लस और बी माइनस में, ए प्लस और बी माइनस में टूट जाता है, और इसमें वाटर भी है, तो वाटर होगा तो H प्लस ओ एच माइनस भी होगा, है ना। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर वाटर है तो उसका हो जाता है हाइड्रेशन। क्या हो जाता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, आपको बॉन्डिंग में सिखाया था। A प्लस है अगर, तो H2O मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा, और H2O का कौन सा पार्ट, माइनस वाला पार्ट इधर होगा और प्लस वाला पार्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। A प्लस H2O के द्वारा क्या हो गया, H2O के चारों तरफ खूब सारे गैदर हो गए, एसोसिएट होगा, है ना। ऐसे ही B माइनस की अगर बात करो तो B माइनस के चारों तरफ भी H2O मॉलिक्यूल अटैच होगा, और B माइनस के चारों तरफ यहाँ प्लस यहाँ माइनस इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। ठीक, पहले AB जो था वो गैसियस फॉर्मेट में था, तो वो बनाएगा A प्लस गैस और B माइनस गैस, अगर गैसियस फॉर्मेट में, और इसको आयन में तोड़ना है तो A प्लस गैस और B माइनस गैस बना सकता है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन में आ गया, और सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में H2O भी होगा, तो H2O के साथ उस सॉल्ट का क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हाइड्रेशन जब होता है तो बन जाता है आपका, इस पूरी एंटाइटी को बोलेंगे हाइड्रेटेड कैटायन। पॉजिटिव आयन अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेटेड कैटायन। और ये जो पूरी एंटाइटी बनेगी इसको क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड एनायन। हाइड्रेटेड कैटायन एंड हाइड्रेटेड एनायन। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें।
इसका मतलब अगर बात करें ए प्लस गैस के साइज की और ए प्लस वाटर में जो है एक्वस के साइज की, तो एक्वस का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए, तो एक्वस की रेडियस बड़ी हो गई। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। तो अगर आयंस के किसी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की हम बात करें तो कंडक्टेंस जो होता है वो सबसे पहली चीज तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। आयंस अगर ज्यादा है कहीं पे तो कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और अगर आयंस कम है तो कंडक्टेंस कम होना चाहिए। दूसरी चीज डिपेंड करता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली बताता है कि चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, ये बताता है। तो कंडक्टेंस डिपेंड करता है रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना बड़ा आयन होगा उतना उसका कंडक्टेंस कम होगा, जितना बड़ा आयन होगा उसका उतना कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि हैवी आयन उतनी तेज मूव नहीं कर पाएगा। एक टर्म आता है ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात होती है, आयनिक कंडक्टेंस के लिए बात होती है, तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, एनायन के लिए भी कैटायन के लिए भी। मान लो कि कोई आयन A प्लस है, वो 1 सेकेंड में 100 आयन एक तरफ से दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, ठीक। और कोई दूसरा B प्लस आयन है, C प्लस आयन है, वो 1 सेकेंड में BC जा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो कंडक्टेंस तो क्या हो जाएगा, बी वाले का कम हो जाएगा, दूसरे वाले का कम हो गया, पहले वाले 100 जा रहे थे 1 सेकेंड में। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर पहले वाले का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और बाद वाले केस में ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी डिपेंड करता है, कंडक्टेंस से रिलेट करता है। दूसरी चीज, जो भी हाइड्रेटेड आयन जितना साइज में बड़ा होगा वो उतनी तेजी से कंडक्टेंस नहीं करवाएगा, यानी कि साइज बड़ा है अगर तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। साइज अगर छोटा है एक्वस सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लिया। जैसे Li प्लस की अगर बात करो वैसे, तो Li प्लस का जो साइज होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू Na प्लस के और Ka प्लस के। पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, उससे छोटा सोडियम का, और सबसे छोटा किसका है, Li प्लस का, है ना। लेकिन ये किस कंडीशन में है, अगर इसको हम एक्वस कर दे, क्या कर दे, एक्वस कर दे, तो एक्वस करते ही ये साइज जो होता है वो सबसे बड़ा साइज हो जाता है लिथियम का, क्योंकि लिथियम प्लस है लीस्ट साइज, सो it accommodate more number of H2O molecule। लिथियम प्लस का वैसे गैसियस स्टेट में छोटा साइज होता है, इसलिए ये क्या करता है, H2O के ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने चारों तरफ अटैच कराता है, और ज्यादा को अटैच कराएगा तो क्या होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड Li plus size becomes highest in these three। गैसियस स्टेट में तो लिथियम का साइज सबसे छोटा था, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन में गया, पानी में गया, वैसे ही वाटर ज्यादा इसने अटैच करा लिए लिथियम ने,
छोटे साइज का आयन ज्यादा वाटर अटैच कराएगा, बड़े साइज का आयन वाटर को कम अटैच कराएगा। तो ये ज्यादा अटैच कराएगा तो हाइड्रेटेड ये बड़ा बन जाएगा। अगर ये हाइड्रेटेड बड़ा बन गया, रेडियस बड़ी हो गई, तो ये क्या होगा, इसकी आयनिक मोबिलिटी, एक नया टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है कौन ज्यादा तेज भागेगा, कौन धीरे भागेगा। जो बल्कि हो गया, मान लो कि मुझे दौड़ा दिया जाए 10 किलोमीटर, है ना, और गरिमा को दौड़ा दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन फास्ट भागेगा, ऑब्वियसली गरिमा ही भागेगी फास्ट, है ना। मैं तो स्लो ही भागूंगी। तो इसी तरीके से जो आयन की रेडियस एक्वस सोल्यूशन में बड़ी हो गई, वो हैवी हो गया इसका मतलब, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टेंस भी कम है और आयनिक मोबिलिटी भी कम है, उतनी तेज नहीं भाग पाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, Li प्लस एक्वस की सबसे कम, Na प्लस एक्वस की उससे ज्यादा, और K प्लस एक्वस की। कंडक्टेंस का भी यही ऑर्डर होगा। पोटेशियम पर एक्वस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल कम अटैच कराएगा। ज्यादा बड़ा जब हो जाता है ना, तो वाटर का अटैचमेंट कम होता है। अगर छोटा आयन है तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच है। इसमें एक फैक्टर और काम करता है, वो बताओ। नहीं होता है प्रैक्टिकली। आप कह रहे हैं उसके वाटर मॉलिक्यूल वो बड़ा है, तो उसके जितने अटैच हो रहे हैं उसके हिसाब से उस पर कम अटैच हो, और साइज ओरिजिनली उसका बड़ा है, और लिथियम का साइज छोटा है, उस पर ज्यादा अटैच हो जाए, तो दोनों क्या हो जाए, बराबर से हो जाए। नहीं, ऐसा देखा नहीं गया। ठीक है, एक लाइन और लिख लो लास्ट। आयनिक कंडक्टेंस ionic conductance is also depend on charge to size ratio. चार्ज टू साइज रेशियो, इसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज डेंसिटी। हाँ, मोबिलिटी जितने ज्यादा भागेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को अपोज करता है, मतलब कंडक्शन को कम करता है, लेकिन कंडक्टेंस किसको बताता है कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें कौन ले जा रहा है करंट, ए प्लस और बी माइनस ले जा रहे हैं, आयंस ले जा रहे हैं। तो आयंस कितनी तेज भाग रहे हैं उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, जिसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, ट्रांसपोर्ट नंबर बताया, चार्ज और साइज का रेशियो बताया, है ना। चार्ज साइज का रेशियो अगर छोटा होगा तो आपका क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। चार्ज साइज का रेशियो छोटा होता है तो वाटर ज्यादा अटैच होता है।
लिथियम को ले लो, Li+ को ले लो और K+ को ले लो, 2 आयन को ले लो। अगर चार्ज देखो तो चार्ज इस पे भी +1 है और इस पे भी चार्ज क्या है, +1 है ना। इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और इसका साइज क्या होगा, वैसे एक्व सॉल्यूशन में नहीं, वैसे साइज क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो चार्ज साइज रेशियो अगर बोलो, या जिसको चार्ज डेंसिटी बोल रहे हो, तो किस केस में ज्यादा आएगी, चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा होगी, Li+ में ज्यादा होगी। तो जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है उसमें मोर वाटर अटैच होंगे, और जैसे ही ज्यादा वाटर अटैच होंगे वैसे ही हाइड्रेटेड का साइज क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा होते ही स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जैसे ही इंसान मोटा वैसे ही स्पीड कम, आयन मोटा वैसे ही स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, कम। और मोटी मोटी बात याद रखनी है तो क्या ध्यान रखना है, अगर आयन छोटा है ओरिजिनली तो एक्व सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और धीरे भागेगा, ये याद रखो। और भागने का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, कंडक्टेंस से। ठीक है, एक सवाल करते हैं इस पे, कभी पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं आगे। भाई क्या पूछ चुके हैं वो भी पूछते हैं, और क्या पूछना रह गया है वो भी पूछते हैं। अब जो पूछना रह गया वो बात, उस पर बात। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ये पॉइंट तो नोट करवा ही चुके हैं। सेकेंड पॉइंट था आपका ये भी हो चुका है, कोई रह नहीं गया। क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन है ए के CO NH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4, ये एक कंपाउंड है। और दूसरा कंपाउंड है क्रोमियम NH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, बी है। किसकी आवाज आ रही लगातार, कौन बोल रहा है, चार कंपाउंड दे रखे। जो ये बिग ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बड़े ब्रैकेट वाला जो भी एंटाइटी होगी वो केवल एक आयन बनाती है, मतलब अंदर के जो आयन है वो नहीं टूटते हैं, केवल एक बड़ा आयन बनाएगा। क्वेश्चन में पूछा आपको ABCD को मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में आपको अरेंज करना है। मोलर कंडक्टिविटी,
हाँ, सबसे कम से ज्यादा की तरफ अरेंज कर। अब देखो एक चीज सीख लो, देखो ध्यान से बच्चों, एक चीज देख लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा नहीं है अभी चैप्टर। जो ये बड़े ब्रैकेट वाला आयन होगा वो एक ही बनेगा, है ना। तो ये अगर टूटेगा तो ये बनाएगा K प्लस, और ये बड़ा वाला आयन। ये अगर टूटेगा तो ये टूट नहीं रहा है, ये बड़ा ब्रैकेट है तो ये ऐसे ही रहेगा, एक एंटाइटी है। ये अगर ब्रेक होगा तो ये बड़े ब्रैकेट में 3 आयन्स हैं तो 3 यहाँ बनेंगे, और ये वाले बड़े ब्रैकेट में 2 हैं तो 2 आयन यहाँ बनेंगे। फिर इसको अगर बात करो तो Mg यहाँ पे बनेगा 1 आयन, और एक ये बड़ा वाला आयन 2 आयन। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टेंस जो होता है ना, वो पहली बात नंबर ऑफ आयन्स पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कंडक्टेंस जो होता है वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आयन के ऊपर कैसा चार्ज है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सी पहला होगा। अच्छा, सी सबसे ज्यादा बता रहे हैं, फिर डी, फिर ए, फिर बी। क्यों? सी को तोड़ते हैं, देखो 3 आयन ये वाला बनेगा, 3 आयन ये वाले बन गए, और आपके 2 आयन कौन से बनेंगे? ये वाले, है ना। चार्ज जब लिखते हैं तो चार्ज कैसे लिखते हैं? जो नंबर इस पे होता है वो चार्ज इस पे आ जाता है, जो नंबर इस पे होता है तो यहाँ पे आ जाएगा +2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। जो पहला वाला ब्रैकेट होता है उसको प्लस मानते हैं, जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसको माइनस मानेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो तो कितने आयन्स हो गए? 5 आयन्स हो गए ना, 5 आयन हो गए, और एक पे चार्ज +2, दूसरे पे चार्ज कितना है? -3 है। अगर इसकी बात करो, पहले इसकी बात करो अगर ए की, तो ए केवल टूटेगा K प्लस में, और ये बड़ा वाला आयन पोटेशियम तो हमेशा प्लस में +1 में आता है ना, ये -1, तो 2 ही आयन हो गए। यहाँ पे कितने आयन हो गए? पहले वाले में 2 आयन्स। ये टूटेगा ही नहीं तो एक ही एंटाइटी बन के घूमेगा, बड़ा मॉलिक्यूल घूम रहा है। इसकी अगर बात करो तो एक तो Mg+2 टूटेगा, और दूसरा कौन सा होगा? CrNH3NO2 का होल 5, ये -2। तो यहाँ पे भी एक आयन ये है, दूसरा आयन ये है, यहाँ पे भी 2 ही आयन है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें तो एक आयन है तो सबसे कम तो इसकी हो गई, 5 वाले की सबसे ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद 2 आयन वाले 2 हैं, पहला वाला भी है और लास्ट वाला भी है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है? चार्ज ज्यादा है, +2 चार्ज है, और इस वाले में क्या चार्ज आ रहा था? +1 -1। तो यहाँ +2 का चार्ज है, चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बन गए अपने? सबसे ज्यादा सी था ना, सबसे ज्यादा सी था, फिर उसके बाद कौन सा था? बी, बी कहाँ? डी बनेगा ना, फिर उसके बाद ए, और सबसे लास्ट में ये विचार, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस का भी यही ऑर्डर होगा, मोलर कंडक्टिविटी का भी यही ऑर्डर होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी यही ऑर्डर होगा, सेम, तीनों का ऑर्डर सेम है। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लें आपसे,
या कंडक्टेंस पूछेंगे, एक ही ऑर्डर आएगा तीनों का आंसर इसी तरीके से। ठीक है, खुश है? पक्का? अब तो कर ही लेंगे, एक और इसमें दिया तो बिना मतलब में एक ही तरह का सवाल करने की जरूरत। HCl, NaCl, KCl, HCl, NaCl, KCl, LiCl, 3 इलेक्ट्रोलाइट है, 4 इलेक्ट्रोलाइट है। इनका बताना है आपको, कुछ भी बता दो, मोलर कंडक्टिविटी बता दो। KCl का सबसे आंसर आ गया? क्या आया आंसर? KCl का सबसे बड़ा कर रहे हो, सबसे कम कर रहे हो? LiCl सबसे छोटा, फिर NaCl, फिर KCl, अरे अरे ये याद रखना, इसीलिए बताया आपको, इसलिए ही बताया। H प्लस और OH माइनस की बहुत ज्यादा होती है। H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस और ये बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा भाग सकता है। क्या एक्वस सोल्यूशन में छोटा होगा बहन? Li प्लस सबसे बड़ा था एक्वस सोल्यूशन में, तो K प्लस सबसे छोटा होगा क्या?
HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन्डिंग करके निकल लेता है, इसलिए इसके दूसरे रीजन है। H प्लस और OH माइनस का ज्यादा होता है। अलग से केस याद रखना है कि H प्लस OH माइनस का ज्यादा होता है। हाइड्रेटेड आयन में ये सबसे छोटा होगा K प्लस। देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, बोर्ड पे देखिए। जब किसी चीज को कंपेयर करना है तो जो कॉमन फैक्टर है उसको तो माइनस कर देते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? Cl माइनस है, तो Cl माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब में है। इसमें H प्लस है, इसमें K प्लस है, इसमें Na प्लस है, इसमें Li प्लस है। Li प्लस सबसे छोटा था, है ना, और इसका चार्ज और उसका रेशियो सबसे बड़ा था, तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा अटैच यही करने वाला है। तो अल्टीमेटली ये बड़ा बन जाएगा, हाइड्रेटेड इसका बड़ा बन जाएगा। तो जो हाइड्रेटेड ज्यादा हो जाएगा वो क्या होगा? हैवी हो गया। हैवी हो गया तो उसके मोबिलिटी कम हो जाएगी ना, और आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ये कम हो जाएगा। तो यानी कि Li वाले की सबसे कम, और जो सबसे बड़ा आयन है उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो K प्लस जो होगा वो हाइड्रेटेड में तो छोटा ही रहेगा, वैसे ओरिजिनली गैस में तो बड़ा है, लेकिन हाइड्रेटेड में क्या रहेगा? छोटा रहेगा, तो इसलिए इसकी ज्यादा। H प्लस और OH माइनस की अलग से याद रखना, इसके थोड़े अलग फैक्टर्स काम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन्डिंग वगैरह, तो इसमें अलग से याद रखेंगे। H प्लस और OH माइनस की पहले रखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे H प्लस OH माइनस अगर कहीं पे है तो फर्स्ट पे रखेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार बना के 2-3 पॉइंट लिखिए जल्दी से। टाइम बोलिए। 50। शैतानी नहीं करो। रूट सी को और क्या लिख सकते हैं? रूट सी को और क्या लिख सकते हैं? रूट सी को क्या लिख सकते हैं? सही है, रूट सी। अरे कुछ नहीं पूछा मैंने, रूट सी को लिख सकते हैं रूट एम। रूट सी को लिख सकते हैं m रेज़ टू पावर 1/2, ऐसे भी लिखा मिल सकता है ना। मोलैरिटी ज्यादा टेक्निकल मैंने पूछा नहीं था, बिल्कुल सिंपल पूछा था। अरिंज ने क्या बताया? रूट सी को क्या लिख सकते हैं? रूट के बाई अल्फा। अब ठीक है, अब रूट हट गया बेचारा। ठीक है, अब सही है। कंफ्यूज क्यों दिख रहे हैं? सही, मैंने ये पूछा। कप्पा और रूट सी में अगर ग्राफ खींचते हैं तो कैसा मिलता है? सुंदर सा ग्राफ है, बना लीजिए। ये ग्राफ यहां से यहां तक, ये जो ग्राफ है ये दोनों के लिए है। फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग बोथ, यही ग्राफ। इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इधर डाइल्यूशन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा? इधर डाइल्यूशन।
लैम्डा एम बढ़ेगा, लैम्डा इक्यू बढ़ेगा, जी बढ़ेगा डाइल्यूशन बढ़ाने। याद रखना है, वो पूछते हैं इसको। डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कप्पा की वैल्यू कम होती है, जी की वैल्यू, लैम्डा इक्यू की, लैम्डा एम की, सब डाइल्यूशन के साथ बढ़ते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो ये 3 बढ़ेंगे, जबकि कप्पा क्या होगा, कम होगा। कौन लिख रहा है? कौन धमकी दे रहा है ऐसे? क्या बताएं, बच्चे हैं ऐसे ना, क्या बोलूं मैं, इतने प्यारे बच्चे हैं। गौरंगी हो गया। कंडक्टिविटी सेल तो अभी पढ़ा दूं। व्हीट स्टोन, सुनो सुनो, अरे नहीं पढ़ा रही। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? सर्किट में पढ़ा नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज? तुम लोगों ने टेंथ में कुछ सर्किट वर्किट कुछ पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने? तो फिजिक्स की बात कर रही हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज अभी नहीं, एक सवाल कराएंगे। अब नया तुम लोग मना कर रहे हो तो एक सवाल कर। चलो क्वेश्चन कर लो, चलो। व्हीट स्टोन ब्रिज भी नहीं पढ़ा है तो फिर कंडक्टिविटी सेल पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, वो तो सिखाना पड़ेगा, ब्रिज भी सिखाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे हैं बस। छोटा सा ही कोशिश कर रही हूँ। मनोज, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है? क्या हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन कराया हुआ है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन का, इतनी आवाज, इतनी बात नहीं है। क्लास खत्म थोड़ी हुई, लगातार बोले ही जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन कर चुके हैं। नहीं किया है? चलिए, नहीं किया है तो कर लो, जल्दी से करिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, सीरीज वाला करा दिया था जिसमें, अगेंस्ट concentration इज स्ट्रेट लाइन। अभी पढ़ा है ना ये ग्राफ आपने? ठीक है भाई, तो क्या इसमें पूछना चाह रहे हैं? विद नेगेटिव स्लोप, ये तो आपको मालूम ही है ये बात। करेक्ट यूनिट ऑफ स्लोप, जो स्लोप ए निकाला था ना उसकी यूनिट पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए क्या होनी चाहिए।
बेसिकली डायमेंशन का ही क्वेश्चन हो गया ये तो। जो स्लोप बना था कंसंट्रेशन और उसकी वो बनाई थी ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डी-बाई-ऑन-सेंगर इक्वेशन, डी-बाई-हकल बोल देते हैं, नाम तो हकल है, डी-बाई-हकल-ऑन-सेंगर इक्वेशन, उसमें जो स्लोप था उसकी यूनिट बतानी है। डायमेंशन वाले चैप्टर में करते हैं आप लोग इक्वेशन यूज करके, जल्दी से निकाल के बोल दीजिए। ओम इनवर्स को सीमेंस लेंगे, एस यूनिट लेंगे ओम इनवर्स की जगह पर। डी-बाई-ऑन से अगर इक्वेशन लगाइए और जल्दी से यूनिट बताइए एक ही। अभी तो पढ़ाइए, इतना पीछे कहां से पेज पलटते जा रहे हैं। अभी पढ़ाइए ना, तो एक ही यूनिट नहीं निकाल पा रहे। जल्दी से बताइए। जल्दी करो दाता प्रभु लोग, प्यारे बच्चों। की पावर 3/2 आ रही है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा एम नॉट क्या था, -a√c, यही था ना। तो डायमेंशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं इसकी यूनिट, इसकी यूनिट और ये पूरे की यूनिट बराबर होगी ना। नहीं पढ़ा है, कौन बोल रहा है नहीं पढ़ा है? इसका मतलब लैम्डा एम की जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी a√c के, तो a की यूनिट क्या आ जाएगी, लैम्डा एम की यूनिट डिवाइडेड बाई √c। लैम्डा एम कैसे निकालते थे आप लोग, लैम्डा एम की यूनिट क्या लेते थे, लैम्डा एम को क्या लिखा था आप लोगों ने, ये लिखा था शायद, यही लिखा था, ये मोलरिटी है, मोल पर लीटर, ये क्या आ जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का 1/2 है, यहाँ मोल पर लीटर 1 है, तो 1 + 1/2 3/2 बन जाएगा मोल पर लीटर का, है ना। तो नीचे ही अब यहाँ कप्पा की लगानी है केवल यूनिट, यहाँ पे हो गया मोल पर लीटर का पावर कितनी बन गई 3/2, यही तो बन गई। कप्पा को क्या लिखा था हमने, L/RA लिखा था, कप्पा को L/RA लिख लिया था। तो बस अब इसकी तो लिखनी है L और ये A, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। ये 3/2 है। R की क्या लिखोगे, 1/R की क्या लिख दोगे, 1/R की क्या लिखोगे, S लिख दिया। ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, तो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। मोल और लीटर ये 3/2 है सारे, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बोलो जल्दी से। मल्टीप्लाइड लीटर, यही आ रहा है, कुछ गलत हो गया, हाँ
ठीक है, तो लैम्डा एम की फिर सही लगा रहे ना, मैंने कप्पा उप्पा लगा के कर दिया, कुछ गलत हो गया होगा, समथिंग रॉन्ग, है ना। बस ये ध्यान रखना है, रूट एम की लगा दो, नीचे किसकी लगा दो, रूट सी की। आंसर है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, मोल की पावर है -3/2 और लीटर की पावर है 1/2, कितनी है, ठीक है। तो ये अपना रॉन्ग है, सही आंसर लिख लेना भाई। यही था ना, सही है इशिका। लीटर की पावर माइनस, ठीक है, चलिए।